कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था? एसडीएलसी से रिलेटेड, है ना? क्या होता है एसडीएलसी? व्हाट इज एसडीएलसी? बताइए, क्या होता है एसडीएलसी? गौतम? प्रोसेस। सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना हो तो आपको एसडीएलसी का प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। सेकंड क्वेरी, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई, ठीक है? कि व्हाट इज एसडीएलसी? तो मैंने आपको बताया था ना कि आपको नहीं बोलना है, एसडीएलसी का फुल फॉर्म नहीं बताना है कि एसडीएलसी इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आपको बताना है एसडीएलसी इज अ प्रोसेस टू डेवलप द एप्लीकेशन एंड टू टेस्ट द एप्लीकेशन। ठीक है ना? आपको एप्लीकेशन को डेवलप करना हो, एप्लीकेशन को टेस्ट करना हो, वो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो प्रोसेस में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कशन करी थी। बीए टीम होती है, टीएल टीम होती है ना? तो ये सब मिलके क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं। तो क्या क्या फेज मैंने आपको बताए थे इसके? फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, है ना? सेकंड क्या बताया था आपको? डिजाइन। थर्ड इज, जिसको कोडिंग भी कह सकते हो, डेवलपमेंट भी कह सकते हो और इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हो। ठीक है? फोर्थ क्या बताया था? टेस्टिंग। आपको टेस्टिंग करनी होती है एप्लीकेशन की। फिफ्थ आपको क्या बताया था? कि सर्वर पे आपको डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, DEPL। ठीक है ना? डिप्लॉयमेंट हो गया। अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको अपने प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस पार्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये होती है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंप्लीट लाइफ साइकिल। इससे रिलेटेड मैंने आपको नोट्स भी रात में शेयर कर दिए थे शायद। तो एक बार उस पूरी प्रोसेस को गो थ्रू कर लेना। कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर हो तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ टेस्टर का ही रोल होता है। टेस्टर, डेवलपर सब लोग होते हैं उसमें। एसडीएलसी का तो पूरा प्रोसेस ही इसीलिए हुआ है ना। ठीक है? कि सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवलपर नहीं हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्टर नहीं हो सकता, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिज़ाइनर नहीं हो सकता। ये कंप्लीट हायरार्की वहाँ पे फ़ॉलो की जाएगी। एसटीएलसी में भी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लाइफ साइकिल में भी पहले क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट लेने के बाद उसके लिए टेस्ट प्लान बनाना होता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, फिर जाके वो टेस्टिंग का जो ऑल सिनेरियोज़ होते हैं वो होते हैं, ठीक है? तो बाद में वो भी डिस्कशन करेंगे कि भाई वो काम करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये तो कल की क्लास में हम लोगों ने इतना कवर कर लिया था। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास एसडीएलसी से रिलेटेड, वो आता है आपके पास एसडीएलसी मॉडल, ठीक है ना? एसडीएलसी मॉडल। तो सबसे पहला आपके पास फ़ेज़ आता है, फर्स्ट फ़ेज़ आपके पास आता है इसके अंदर एसडीएलसी मॉडल के अंदर वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है? तो ज वाटरफॉल को क्या बोलते हैं? हिंदी में अगर आप लोग बताओ तो क्या बोला जाता है? वाटरफॉल का मतलब क्या है? झरना, है ना? सभी लोग जानते होंगे कि भाई इसको हम लोग झरने के नाम से भी जानते हैं। अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस होगा, तो वो क्या झरने की तरीके से होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस होगा, जैसे एक झरना होता है टॉप से डाउन की तरफ मूव करता है, इसी तरीके से ये हायरार्की भी टॉप से डाउन की तरफ मूव करती है, ठीक है ना? तो ये जो टॉप टू डाउन अप्रोच है, इसको बोलते हैं हम लोग द वाटरफॉल मॉडल इज़ अ टॉप टू डाउन अप्रोचेस, ठीक है ना? इट इज़ अ लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच, ये भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। टॉप टू डाउन अप्रोच भी बोल सकते हो और लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना? क्या होता है, थोड़ी देर में इसको भी डिस्कशन करेंगे। फिर सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है स्पाइरल मॉडल को पढ़ने का। स्पाइरल मॉडल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह पूछा जाता है कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है, ठीक है? वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के बाद आप लोग के पास हायरार्की चेंज होने लगती है। जैसे ये दोनों तो स्टार्टिंग में फिक्स है, आप किसी भी वेबसाइट को देखोगे तो पहले बताएगा वाटरफॉल मॉडल, फिर बताएगा स्पाइरल मॉडल। अब उसके बाद वेबसाइट्स में अलग-अलग हो गए, कोई आपको वी मॉडल दिखा देगा यहाँ पर। वी मॉडल का मतलब होता है वेरिफिकेशन एंड द वैलिडेशन, ठीक है? वेरिफिकेशन, एक वी का मतलब हो गया वेरिफिकेशन करना, एक वी का मतलब हो गया वैलिडेशन करना। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ करने हैं, ठीक है? फोर्थ स्टेप इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास? फोर्थ स्टेप में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोटोटाइप मॉडल्स,
प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप का मतलब होता है डमी। छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का पहले डमी आप बनाओगे। अगर वो डमी सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम उसके आगे के प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ मॉडल आपके पास यहाँ पे आता है वाटरफॉल के बाद स्पाइरल, स्पाइरल के बाद वी, वी के बाद प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के बाद अब आपके पास आ जाएगा, कुछ लोग रेड मॉडल भी यूज करते हैं लेकिन रेड मॉडल आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। जब मैं बताऊंगा वो तब करना है, अभी आपको रेड मॉडल के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक। होता है, इसको भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपके पास हो सकता है इसमें एजाइल मॉडल का भी यूज किया जाता है। करंट जो आप सिनेरियो चल रहा है उसमें एजाइल मॉडल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और एजाइल मॉडल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इटरेटिव मॉडल का, इटरेटिव मॉडल का और इंक्रीमेंट मॉडल, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव मॉडल और इंक्रीमेंट मॉडल। तो अगर आपको पास वाटरफॉल मॉडल की अच्छी नॉलेज है या आपको एसडीएलसी की ही अच्छी नॉलेज है तो इसी से ही ये सारे के सारे मॉडल्स काम करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होना है। आप यहाँ पे डाल दो एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन अ मैनुअल टेस्टिंग। और इस इमेज को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको एक इमेज प्रॉपरली दिखाई दे रही होगी। दिस इज अ प्रोसेस, है ना। तो कल मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद उसके अंदर डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है। डिजाइनिंग करने के बाद बिल्डिंग मतलब कोडिंग लिखी जाती है। कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग करने के बाद डिप्लॉयमेंट होता है। ये सर्किल वाली इमेज आपको देखनी है, आप ये भी फॉलो कर सकते हो। उससे बेटर ऑप्शन है कि आप इसको देखो, ठीक है। ये एसटीएलसी का प्रोसेस जैसे है ना, इसी तरीके से एसडीएलसी का प्रोसेस होता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, डिजाइनिंग का प्रोसेस, कोडिंग का प्रोसेस, टेस्टिंग का प्रोसेस, डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस और मेंटेनेंस का प्रोसेस, ठीक है। ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ठीक है। ये होगा हमारे पास फेजेस। कितने फेजेस हैं, 6 फेजेस है। और इन 6 फेजेस को यूज करके आपको आगे के प्रोसेस को समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का क्लियर है। कुछ कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आज जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, एवरीवन। पल्लवी, संतोष, संतोष भाई दो हैं क्या इसमें, चलते। विशाखा कुछ कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। हाँ, ठीक है। क्लियर नहीं हो रहा है तो वो भी अभी हो जाएगा, ठीक है ना। ये कल की क्लास थी, इस कल की क्लास को ही रिलेटेड आज की क्लास हम लोगों को कवर करनी है। तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो आपसे दो क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसडीएलसी एंड सेकंड क्वेश्चन इज द मॉडल्स ऑफ एसडीएलसी, ठीक है। अगर अब वो आपसे सिर्फ एसडीएलसी के बारे में पूछते हैं तो आप बता सकते हो इट इज अ प्रोसेस टू डेवलप द एप्लीकेशन एंड टू टेस्ट द एप्लीकेशन। अगर वो कहते हैं कि इसके फेजेस बता दो तो ये आप फेजेस बता सकते हो। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है, उसके अंदर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के बाद उसके सॉफ्टवेयर को डिजाइनिंग करनी होती है, डिजाइन करने के बाद कोडिंग करनी होती है, फिर टेस्टर उसको टेस्ट करता है। सब कुछ सही होता है तो सर्वर पे डिप्लॉय कर देता है और फिर लास्ट में उसको मेंटेन करने लगता है, ठीक है। ये हो गई हमारी बेसिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस सब में चलेगी। जितने भी आप नीचे मॉडल्स देख रहे हो ना, सबका सेम प्रोसेस होता है। लेकिन किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमियां या कुछ ना कुछ ऐसी खामियां होती हैं जिसको यहाँ पे समझना होता है कि भाई वाटरफॉल मॉडल सबसे पहले क्यों आया, वाटरफॉल मॉडल के बाद स्पाइरल क्यों आया, स्पाइरल के बाद फिर दूसरे मॉडल्स कैसे आए, उनका कैसे यहाँ पे इनोवेशन किया गया, उसको समझना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम्म, चलिए स्टार्ट करें इसको। एसडीएलसी के फर्स्ट मॉडल, द फर्स्ट मॉडल इज वी हैव अ वाटरफॉल मॉडल, ओके। तो वाटरफॉल मॉडल माने हमारे लिए क्या है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, वाटरफॉल मॉडल इज ऑल्सो द प्रोसेस, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी आप बताओगे, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। ये भी क्या काम करेगा, ये भी सॉफ्टवेयर को
डेवलप करवाने में मदद करेगा और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कराने में मदद करेगा, ठीक है ना? लेकिन कहानी यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है कि भाई एसडीएलसी के इतने मॉडल्स बनाए क्यों गए? आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई आईटी इंडस्ट्री को कि एसडीएलसी के इतने सारे नए मॉडल्स बनाने पड़ गए? तो पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है कि जब वाटरफॉल मॉडल का लॉन्चिंग हुई थी, तो रिक्वायरमेंट आने के बाद अब क्लाइंट क्या करते थे उसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे क्लाइंट से आपने रिक्वायरमेंट ली, रिक्वायरमेंट आने के बाद क्लाइंट ने आपको डिज़ाइनिंग का प्रोसेस भी दे रखा है कि भई डिज़ाइन कर दो, डिज़ाइन करने के बाद आप इसको डिप्लॉय कर दो सॉरी अ, व कोडिंग कर दो, कोडिंग करने के बाद इसको टेस्टिंग कर दो और टेस्टिंग करने के बाद इसके अंदर डिप्लॉयमेंट के पास पहुँच ठीक है ना? ये अब आप इसकी हायरार्की को देखो, तो हायरार्की टॉप टू डाउन की तरफ मूव कर रही है, गॉट इट? तो इसीलिए इसको बोला जाता है वाटरफॉल मॉडल। अगर आप वाटरफॉल प्लीज़ म्यूट हो जाना। अगर आप वाटरफॉल मॉडल की बात करते हो, तो सिर्फ़ वाटरफॉल को आप सर्च करो, ठीक है ना? वाटरफॉल मॉडल को ना सर्च करो, सिर्फ़ वाटरफॉल को सर्च करो। प्लीज़ म्यूट हो जाओ। हुँ। तो देखो ये आपको कुछ झरने के कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं, कुछ इमेजेस आपको दिखाई दे रही है। अब ये झरने कैसे हैं? इनका प्रोसेस क्या कह रहा है कि जो भी आपके पास फ्लो आएगा वो टॉप से बॉटम की तरफ आएगा, है ना? तो ये जो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, अब इसके हिसाब से इन्होंने ये सोचा है कि हम जब क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेंगे, जब क्लाइंट के साथ फर्स्ट मीटिंग करेंगे, तो पहला मीटिंग में ही हमको उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना कंपल्सरी है। जब तक हम उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी टीम को डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट पे नहीं ले जा सकते। ठीक है ना? तो इसीलिए इन लोगों ने बोला कि आप क्या काम करो, आप वाटरफॉल मॉडल को अप्लाई करो, वाटरफॉल मॉडल के अप्रोच को अप्लाई करो, जो लीनियर सीक्वेंशियल पे काम कर रहा है। लीनियर सीक्वेंशियल किसको बोलते हैं? जो टॉप से डाउन की तरफ मूव करता है, दैट इज़ कॉल्ड द लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच। ठीक है ना? बहुत आसानी से किसी भी काम को कर देना, दैट इज़ कॉल्ड द लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच। अब इस लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच के अंदर का प्रोसेस क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ ली है, तभी आप डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग और टेस्टिंग के फ़ेज़ेज़ पे काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना? अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अभी क्लियर नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट आपको कोई भी सॉफ्टवेयर दे देते हैं डेवलप करने के लिए या टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर अभी क्लाइंट को ही रिक्वायरमेंट नहीं पता कि उसको बनवाना क्या है, तो बार-बार आपके पास क्या होगा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि क्लाइंट को आप जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल्स का एक पेज बना के दिखाओगे, तो वो उसमें कुछ कमियाँ निकालेगा। वो कमियाँ क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि वो बनवाना क्या चाहता है। तो इसीलिए पहला स्टेप क्या होगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना और उसके लिए एक एसआरएस फाइल उसमें क्रिएट करवा लेना। तो जो एसआरएस फाइल क्रिएट करेगा वो कौन होगा? वो बीए टीम का मेंबर होता है प्लस टीएल टीम का मेंबर होता है। ये कोई लोग की अपनी पर्सनल मीटिंग्स होती है। ये लोग अपना डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट कि बाकी की टीम मेंबर को भी आपको समझाना पड़ेगा। तो समझाने का काम किसका होता है? टीएल का। टीएल कहेगा भाई मेरा काम है इन 3 लोगों के साथ मीटिंग्स अरेंज करना। ये जितने भी लोग हैं ना इनके लिए मीटिंग्स अरेंज करने का काम इस टीएल का होगा। और टीएल को अगर कंप्लीट उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी तभी वो इन लोगों को समझा पाएगा कि क्लाइंट हमारा चाहता क्या है। डू यू गॉट माय पॉइंट? यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है? आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो रिक्वायरमेंट आपको क्लियर हो गई, क्लाइंट से मीटिंग करी, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को समझा कि वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहता है। जो सॉफ्टवेयर वो डेवलप करवाना चाहता है, अगर उसको क्लियर होगा, तो क्या होगा, वो डिज़ाइनिंग प्रोसेस जैसे ही आप उसको बना के दोगे, तो वो उसको अप्रूवल कर देगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे के प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट होता है कि रिक्वायरमेंट के बाद जब वो डिज़ाइनिंग फ़ेज़ में आ जाएगा या डिज़ाइनिंग फ़ेज़ के बाद वो कोडिंग फ़ेज़ में आ जाएगा। अब कोड करने के बाद वो जा रहा है क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट ने उसको चेक किया कि भाई आपने लास्ट 5 दिनों में, 4 दिनों में, 3 दिनों में कितना काम कंप्लीट किया है। तो जब ये पूरा काम रिक्वायरमेंट से लेके डिज़ाइनिंग तक, डिज़ाइनिंग से लेके कोडिंग तक, इतना काम करने के बाद अगर क्लाइंट को दिखाया जाता है और फिर क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे ये प्रोसेस क्लियर नहीं है, अभी ये प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बहुत सारी कमियाँ दिख रही हैं, आप इसको चेंज करो। तो वाटरफॉल मॉडल क्या कह रहा है कि भाई मैं अगर
टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहा हूँ और क्लाइंट ने अगर ये कह दिया कि मुझे डिजाइनिंग का प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, वो भी कब? जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद अगर इसने यहाँ पे कुछ बोला है, तो वो उसको ड्यूरिंग द वर्किंग चेंज नहीं होगा। यू गॉट माय पॉइंट? ड्यूरिंग द वर्किंग उसके पार्ट को चेंज नहीं किया जाएगा, उसकी कही गई बात को चेंज नहीं किया जाएगा। जब तक वो लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक उसकी बात को यहाँ पे हम लोग बीच में चेंजेस नहीं करने के लिए किसी भी डेवलपर, टेस्टर, डिज़ाइनर को बोल सकते हैं। समझ गए? सिंपल सा प्रोसेस है। तो लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच क्यों बोला जा रहा है? कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद अगर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे क्लाइंट कह रहा है भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों ने क्या डेवलप किया हुआ है। ठीक है? तो आप उसको बता सकते हो कि जैसा आपने एसआरएस फाइल में बोला था हमने वैसे ही डेवलप किया है। लेकिन अगर क्लाइंट को ही इस एसआरएस फाइल के बारे में या उसको अपने प्रोजेक्ट को जो डेवलप कराना है उसकी कंप्लीट अच्छी डेप्थ में नॉलेज नहीं होगी, तो वो आपके साथ मीटिंग्स बार-बार करेगा और जो आप बना के दोगे उसके ऊपर सवाल करेगा कि भाई आपने सही से नहीं बनाया है, इस वजह से हम इस वाले को अप्रूवल नहीं देंगे। तो वो फ़ेज़ ध्यान रखना है कि अगर रिक्वायरमेंट से डिज़ाइन पे आ गया और डिज़ाइन से कोड पे आ गया है, अब वो कह रहा है भाई डिज़ाइन ही नहीं क्लियर है मेरा तो जब तक डिज़ाइन का फ़ेज़ क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कोडिंग वाले पार्ट पे नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप डिज़ाइन करने के बाद कोडिंग वाले पार्ट पे आ चुके हो और वो तब बोल रहा है कि भाई डिज़ाइनिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको बोलोगे कि ठीक है, ये वाली डिज़ाइनिंग बाद में चेंज होगी जब हम ये पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे। पूरे स्टेप को कंप्लीट करने के बाद जब फिर से रिक्वायरमेंट पर आएगा, तब क्लाइंट से मीटिंग होगी, उसके साथ फिर से बैठ के डिस्कशन होगा और रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर से डिज़ाइनिंग, कोडिंग और टेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? समझ में आया? येस और नो? हेलो? हाँ जी। इसमें बैक फॉरवर्ड का प्रोसेस है ही नहीं कि अगर आप चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो क्लाइंट को ये सोच के बताना पड़ेगा कि भई हम आगे करें क्या? क्योंकि अब इसमें तो बैकवर्ड जाने का प्रोसेस ही नहीं है। हाँ जी। तो क्लाइंट के साथ डिस्कशन होता है, लेकिन फेज़ ध्यान रखना, डिज़ाइन से अगर कोडिंग वाले पे आ गए और कोडिंग वाले पे काम शुरू हो चुका है, अब क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे डिज़ाइनिंग में चेंज करके दो, तो हम उसको चेंज करके अभी नहीं देंगे, कब तक नहीं होगा? जब तक वो सारे के सारे स्टेप्स क्लियर नहीं हो जाएँगे, यानी कि ये सारे के सारे लाइफ़ साइकिल का प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आप बीच में किसी भी प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड द वाटरफॉल मॉडल। नहीं, मेंटेनेंस में नहीं आता। मेंट नहीं। मेंटेनेंस में तब आता है, जब आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका होता है। यहाँ तो अभी सॉफ्टवेयर वर्किंग में है ना, अंडर प्रोग्रेस है, ठीक है ना? तो डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस वाले पार्ट में जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस में तब जाएगा जब वो पूरा डिप्लॉय हो चुका होता है और डिप्लॉयमेंट तब तक नहीं होता है, जब तक पूरा सॉफ्टवेयर सही से डेवलप ना हो जाए। तो टेस्टिंग करने के बाद डिप्लॉयमेंट वाले फेज़ पे बाद में आएगा, पहले टेस्टिंग ही बहुत टाइम तक चलती रहती है सॉफ्टवेयर, ठीक है? जब कंप्लीट हो जाता है, क्लाइंट एग्री कर देता है और वो कहता है, हाँ, अब मुझे डिप्लॉय करना है, तब उसका डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस का पार्ट शुरू होता है। ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जस्ट लाइक मान लीजिए आपको एक लॉगिन पेज या रजिस्ट्रेशन पेज डेवलप करवाना है। आपके पास कोई एक बिज़नेस है, आपने बोला कि मुझे अपने बिज़नेस को डेवलप करना है, थोड़ा-सा ग्रो करना है, तो एक काम करते हैं वेबसाइट बनवाते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करने के लिए आपको क्लाइंट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होगी? जैसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी, ठीक है? उसका पासवर्ड तो वो नहीं देगा, यूज़र नेम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये 3 चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है? हो गया। अब अगर आपको ये भी जानना है कि जो मेरे पास कस्टमर आ रहा है, ये तो वो प्रोसेस हो गया जब आपने बेसिक डिस्कशन किया था। लेकिन जब आपने मार्केट में जाके काम करना शुरू किया या आपने रिसर्च करी और पता चला कि यार मुझे ये भी पता करना है कि मेरे पास जो यूथ आ रहा है, वो कितने इयर्स का आ रहा है। भाई कितने साल के लोग हमारे पास ज़्यादातर आ रहे हैं। एक तो ये आपको पता करना है। सेकंड ये पता करना है कि आपके पास जो यूथ आ रहा है, वो आपके पास मेल का ज़्यादा आ रहा है कि फीमेल्स का ज़्यादा आ रहा है। ठीक है? उसकी कोई टाइम को अगर आपको पता करना है कि किस टाइम पे मेरे यूज़र्स ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, ये पता करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट ये जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, ये इनको हम लोग बोलते हैं इनपुट बॉक्स। ये इनपुट बॉक्स आपको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे।
तो इनिशियल लेवल पे क्लाइंट को यहाँ पे नहीं पता था कि भाई मुझको इतनी और जानकारी अभी और निकालनी चाहिए यूज़र्स की, कि यूज़र कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, कहाँ पे डीएक्टिवेट हो रहा है, कहाँ पे वो मेरे प्रोडक्ट को अच्छे से ले सकता है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो यूज़र्स तक पहुँचेगा कैसे? पहुँचने के लिए उसको थोड़ी-सी और डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी। जब मार्केट में रिसर्च करेगा तो पता चलेगा अभी मैंने कुछ फ़ील्ड्स कम बनाई हुई हैं। मुझे और क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करनी चाहिए और वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कशन करता है। शेयर होल्डर पता है आप लोगों को क्या होता है? किसी को पता है अबाउट द शेयर होल्डर्स? बताइए। जो प्रोजेक्ट करेगा। हुँ, देखो, शेयर होल्डर्स उनको बोला जाता है जो लोग जैसे मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, अपने पैसे को डबल करना है, ट्रिपल करना है। तो ऐसे क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, शार्क टैंक इंडिया देखा होगा। शार्क टैंक इंडिया में 3-4 आपके पास ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लोगों को पैसा देते हैं और उसके पैसे से वो अपना पैसा बनाते हैं। ठीक है? तो ऐसे लोग मार्केट में होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन उस पैसे से पैसा डेवलप कैसे किया जाए, तो वो लोग क्लाइंट ढूँढते हैं, कि भाई मुझे कुछ काम ना करना पड़े, सारा काम आप करोगे लेकिन मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँगा, उसका 10% और 20% मैं हर साल में आपसे लेता रहूँगा। ऐसा शेयर होल्डर्स का सिनेरियो होता है, ठीक है? तो अगर पर्टिकुलर किसी मीटिंग्स में या पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट्स में एक भी शेयर होल्डर इंक्लूड होगा, तो शेयर होल्डर का भी वहाँ पे डिस्कशन होता है टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है ना? तो आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक मान लो मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मुझे मान लो कोई ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवाया, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते क्या हैं? तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ पहले मीटिंग्स करूँगा, कि ये सॉफ्टवेयर इतना डेवलप हो चुका है, आप इसको चेक करो, क्योंकि पैसा आपका भी लगा हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी वहाँ पे बनती है। तो वो भी वहाँ पे चेक करेंगे कि चलो हम भी एक बार चेक करते हैं, वो भी अपनी टीम के साथ डिस्कशन करेंगे कि और हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में क्या बेहतर हो सकता है, क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट और हो सकती है। तो अगर आपका प्रोसेस मान लीजिए जब इनिशियल लेवल पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो 3 पेजेस 3 ये फ़ील्ड्स आपको प्रोवाइड की गई थी। अब जब डिस्कशन हुआ तो लग रहा है कि यार ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ें हैं, इसके अंदर तो अभी यही नहीं पता चल रहा है कि भाई कौन-सा यूज़र्स किस कोर्स के लिए आना चाहता है। वो डिटेल तो हमने अभी तक लिखी ही नहीं है। तो हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कैसे करेंगे? सेल तो कर ही नहीं पाएँगे क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो तो स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट मेरे साथ अगर इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा या मैं अपने स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करूँगा? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स का भी रोल होता है, वो भी अपने पास एक टीम रखते हैं और उस टीम के मेंबर्स इस वाले पर्सन की जैसे मेरे पास अगर मैंने उनके साथ कुछ इंटरनली फाइनेंस के से रिलेटेड कुछ पैसा लिया हुआ है 10% पे, 20% पे, तो उनकी टीम में फिर मेरे को हेल्प करेगी या वो बंदा अगर स्मार्ट है, मान लो उसके पास टाइम है, तो वो मेरे साथ डिस्कशन करेगा, वो बताएगा भई हमारे प्रोजेक्ट में क्या कमी है और कैसे उसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट जब भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन होने के लिए रेडी हो रहा है या वो पेज डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन अगर क्लाइंट कह रहा है कि नहीं, अभी मुझे और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और कुछ चेंजेस कराने चाहते हैं, तो उसको कह सकते हो ठीक है भाई चेंजेस हो जाएँगे लेकिन बैक ट्रैकिंग का प्रोसेस इसके अंदर नहीं है। अभी हम डिज़ाइन वाले फ़ेज़ पे आ चुके हैं, अब डिज़ाइन के बाद जब कोडिंग हो जाएगी, कोडिंग के बाद जब टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग के बाद जब सर्वर पे आपके पास डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, आप उसको टेस्ट करोगे, जो भी कमियाँ होंगी तो नेक्स्ट वाली जब मीटिंग होगी उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट को बताओगे, फिर हम लोग आपकी एसआरएस फ़ाइल में चेंजेस करेंगे। समझ गए प्रोसेस? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एवरीवन? हेलो, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो दैट इज़ कॉल्ड द इसको क्या बोलोगे आप लोग टॉप टू डाउन अप्रोचेस ठीक है? ये टॉप से बॉटम अप्रोच को आप लोग यहाँ पे फॉलो करते हो। अभी भी कोई डाउट हो, कुछ नहीं क्लियर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कुछ डाउट्स हो, कुछ नहीं क्लियर हो, कुछ पूछना हो, पूछ लीजिए।
सेम रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल, लाइफ़ साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही जाएँगे। रिक्वायरमेंट के फ़ेज़ से अगर आप डिज़ाइनिंग के फ़ेज़ पे आ चुके हो और डिज़ाइनिंग के फ़ेज़ से आप कोडिंग के फ़ेज़ पे आ गए हो और फिर क्लाइंट आपसे कह रहा है कि हमें ये प्रोसेस चेंज करना है, तो बैक ट्रैकिंग का प्रोसेस हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट वो टाइम भी गया और उसका पैसा भी गया। हुँ, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है ना? ठीक है? हुँ। क्लियर? तो रिक्वायरमेंट, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग ये पूरा प्रोसेस आपका टॉप टू डाउन अप्रोच में एग्ज़ीक्यूट होगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इसमें बैक ट्रैकिंग का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है ना? हुँ, हुँ। नहीं, जब डिप्लॉयमेंट भी हो चुका होगा तब आप वापस आओगे। तो मेंटेनेंस व डिप्लॉयमेंट हो गया, मेंटेनेंस वाले पार्ट पे गए। लेकिन देखा जाए तो डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस वाला पार्ट अभी स्टार्ट हो ही नहीं पाता है, ठीक है ना? हाँ, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, तब जाके आपने इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ आगे के इनोवेशंस के लिए सोचा है, ठीक है? हाँ जी, ये क्लाइंट की टेस्टिंग के लिए ही होते हैं। हाँ जी, दैट इज़ द बीटा टेस्टिंग पार्ट। दिस इज़ डन बाय द एक्चुअल यूज़र लाइक जो हाँ, क्लाइंट भी हो सकता है, क्लाइंट ने अगर किसी को दिया हुआ है प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए, वो भी हो सकता है, ठीक है? नहीं, ये डिप्लॉयमेंट केस पे नहीं रहता है। ये बताऊँगा, वो भी आप जब अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग आएगी तो मैं बता दूँगा कि डिप्लॉयमेंट फेज़ पे और मेंटेनेंस फेज़ पे क्या होता है। देखो, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, जस्ट लाइक मान लो आपका कोई बिज़नेस है, तो आपने क्या किया हुआ है, इस वाले पेज को डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद ये गया पेज कोडर के पास, कोडर ने क्या किया एचटीएमएल का कोड किया, पीएचपी का कोड किया, डेटाबेस का कोड किया और इसमें अटैच कर दिया। ये पेज डिज़ाइन हुआ, डिज़ाइन होने के बाद कोड वाले पे गया, कोड वाले ने इसको कोडिंग कर दी। कोडिंग हो गई, अब ये टेस्टिंग वाले के पास जाएगा ये टेस्ट करने के लिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो टेस्टर आपकी गलतियाँ निकालना शुरू कर दे मतलब टेस्टर डेवलपर की गलतियाँ निकालना शुरू करेगा कि डेवलपर ने कोई मिस्टेक्स तो नहीं की है। अगर सब कुछ सही है यहाँ पर ठीक है ना? अगर सब कुछ सही चल रहा है, कोई गलती नहीं निकली है, तब ये जाएगा डिप्लॉयमेंट के फेज़ पे। ये डिप्लॉयमेंट का फेज़ कब आएगा? वो तब आएगा जब हमको क्लाइंट को प्रोजेक्ट दिखाना होगा। अगर हमको क्लाइंट को प्रोजेक्ट अभी नहीं दिखाना है, तो फिर क्या होगा? तो फिर से उसको नेक्स्ट प्रोसेस पे चला जाएगा, यानी कि फिर से दूसरे पेज के ऊपर काम करना टीम स्टार्ट कर देगी। फिर से उस पेज के अंदर अब ये पेज आपके पास रजिस्ट्रेशन का था, कंप्लीट हो चुका है। ये वाला पेज आपके पास लॉगिन का है, अब ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। वो नहीं, 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 नहीं होता है, ठीक है? डिज़ाइन 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 के बाद ही उसको दिखा दिया जाता है कि ये डिज़ाइन होगी। कोडिंग हो जाती है, टेस्टिंग हो जाती है। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे हर एक पेज को टेस्ट करना है, तो दिखाया जाएगा। अगर क्लाइंट कहता है नहीं मुझे कम से कम 2 मॉड्यूल या 1 मॉड्यूल कवर करके दो, मैं तब देखूँगा, तो उसको तब दिखाया जाएगा। वो डिपेंड करता है उसकी स्प्रिंट के ऊपर। स्प्रिंट का मतलब हो गया टाइम ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है ना? ये स्प्रिंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 2 वीक में हमको एक मॉड्यूल डेवलप करके देना है। जो मॉड्यूल आपको डेवलप करके देना है, उस मॉड्यूल में कितने पेज हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो उसमें 5 पेजेज़ हैं। तो ये 5 पेजेज़ जब पूरे कंप्लीट हो जाएँगे तब उसको दिखाया जाएगा और जितनी कमियाँ होंगी पहले उसको रिज़ॉल्व कराया जाएगा, उसके बाद दूसरे मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना शुरू किया जाएगा। टाइम ऑफ ड्यूरेशन का मतलब होता है एक कि हम आपको 2 वीक में और 4 वीक में आपको ये एक मॉड्यूल बना के दे देंगे। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड द स्प्रिंट। क्लियर? समझ में आ गई हायरार्की, लाइफ़ साइकिल इसकी समझ में आ गई। अब इसको अगर आप अपने अपने जनरल वे में अगर समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हाउस डेवलपमेंट लाइफ़ साइकिल के बारे में बात करते हो, ठीक है ना? हाउस डेवलपमेंट लाइफ़ साइकिल में क्या होता है? आप अपने ठेकेदार को पूरी आप क्लाइंट हो गए उसके लिए, तो आप अपने ठेकेदार को पूरी रिक्वायरमेंट बता देते हो कि मुझे भाई इतने बाय इतने का एक रूम चाहिए, यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास बैठक रूम होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास ऐसा होना चाहिए, वो उसने पूरा लैंड के हिसाब से आपने उसको समझा दिया।
ठीक है? अब आप जब वो बना लेगा, जब एक रूम पूरा तैयार कर लेगा, ठीक है? तभी तो आप जाओगे उसकी टेस्टिंग करने के लिए कि जो रूम जितना बड़ा बोला गया था वो उतना ही बड़ा बनाया है, ऐसा तो नहीं उसने कुछ ऊपर-नीचे इंचेस चेंज कर दिए। पता चला उसको बोला था 13 बाय 13 का बनाने का, उसने 10 बाय 10 का बना के रख दिया। तो क्या होगा? अभी तो अंडर प्रोग्रेस है ना, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये वाली दीवार तोड़ो, मुझे तो 13 बाय 13 का ही चाहिए, चाहे आपको दोबारा क्यों ना काम करना पड़े। तो जब आप टेस्टिंग करने के लिए जाओगे आपको तब पता चलेगा। यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन जो वॉटरफॉल मॉडल होता है उसमें अकॉर्डिंग टू क्लाइंट चलता है। अब क्लाइंट कह रहा है कि वॉटरफॉल मॉडल में कि मुझको डिज़ाइनिंग नहीं देखनी है, मुझे सीधे-सीधे सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देना। अब पता चला सॉफ्टवेयर उसको डेवलप करके दे दिया, पूरा मॉड्यूल आपका डेवलप हो गया। अब उसके अंदर बहुत सारी कमियाँ निकाल रहा है, तो उसमें टाइम भी जा रहा है, उसका पैसा भी जा रहा है। अमाउंट भी उसका चला गया, टाइम भी जा रहा है और उसको क्लैरिटी भी नहीं आ रही कि उसको बनवाना क्या है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें प्रोसेस जो है ना वो कंटीन्यूअसली चलता रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। क्यों भाई क्यों? फ्री में थोड़ी ना कंपनी काम करेगी, वो पैसा लेती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा एक पैकेज होता है। जैसे 1 ईयर का पूरा पैकेज हो गया कि 1 ईयर में आपका पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए, ठीक है? अगर हाँ, अगर उसके बाद उसको कुछ नए मॉड्यूल्स पे काम करवाना है, तो चेंजेज़ होते हैं और फिर चेंजेज़ के हिसाब से उसके साथ एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाता है कि इस मॉड्यूल का हम इतना चार्ज करेंगे, ठीक है? आप मॉल जाते हो सामान परचेज़ करने के लिए और फर्स्ट टाइम पे आप मॉल गए, आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। अब सेकंड टाइम पे जब मॉल जाओगे तो इसका मतलब थोड़ी ना आप पैसे दे चुके हो तो कोई भी प्रोडक्ट उठा लाओगे। सेकंड टाइम पे जाओगे तो उस प्रोडक्ट के पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। गॉट इट? तो इसी तरीके से पूरी लाइफ साइकिल इंटरनली चलती रहती है। तो वाटरफॉल मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एवरीवन, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ठीक है? ये टेस्टिंग पार्ट हो गया आपका। और डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ठीक है? अगर कोई भी कमी होगी तो ये पूरी लाइफ साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर से रिक्वायरमेंट वाले फेज़ पे जाएगा और फिर ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट करेगा। तो ये लाइफ साइकिल इस तरीके से काम तब तक करती रहेगी जब तक उसका पूरा सॉफ्टवेयर सही तरीके से डेवलप नहीं हो चुका होगा। तो कमी क्या है इसके अंदर? सबसे बड़ी कमी तो ये है कि अगर क्लाइंट चाहता है कि भाई मेरे टेस्टिंग करने से पहले उसको कहीं कोडिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या डिज़ाइनिंग में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको बैक ट्रैक करके चेंज नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था उस पूरी प्रोसेस का। ठीक है? क्लियर हो गया? कोडिंग पार्ट तो नहीं दिखा सकते, लेकिन डिज़ाइनिंग पार्ट तो दिखा सकते हैं। हाँ, तो डिज़ाइनिंग वो चेक करेगा कि अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनिंग सब कुछ सही है या नहीं है। ठीक है? चलें आगे, नेक्स्ट स्टेप पे मूव किया जाए। तो बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उसके बाद क्या नहीं हो रहा है कि जो प्रोसेस उसने बनाया हुआ था ना, अगर क्लाइंट को कहीं रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो वो चेंज करने का प्रोसेस जो होगा उसमें शेयर होल्डर्स का भी हाथ होता है, सो शेयर होल्डर भी आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं कि भाई क्यों प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा, तो आप उसको बता सकते हो। तो आप नहीं, वो तो टीएल बताता है कि भाई हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया हुआ है, इस वजह से हम आपके प्रोसेस को बीच में चेंज नहीं करेंगे। गॉट इट? सिंपल है। क्या? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जब जब आपके पास ये डिज़ाइनिंग भी हो चुकी होगी, डेवलपमेंट भी हो चुका होगा, टेस्टिंग भी हो चुकी होगी, ये पूरे पार्ट हो जाएँगे, जब फिर से उसको चेंजेस करने होंगे तो फिर से मीटिंग होगी। रिक्वायरमेंट को फिर से उसकी चेंज किया जाएगा कि अब आप बताओ आप क्या चेंज कराना चाहते हो? मेंटेनेंस के बाद हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि मेंटेनेंस का पार्ट अभी नहीं आएगा। मेंटेनेंस का पार्ट तो तब आता है जब आपका सर्वर पे डिप्लॉय हो चुका होता है। टेस्टिंग करने के बाद तो पहले क्लाइंट को ही भेजा जाता है। कि भाई अब आप टेस्ट करो, अगर आप सही बोलोगे, तो ही हम आगे के प्रोसेस पे काम करेंगे, अदरवाइज़ हम अभी इसको रोक देंगे। क्लियर? समझ गए? तो प्रोसेस जैसा दिखता है ना, एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टेस्टिंग के बाद डायरेक्ट मेंटेनेंस हो रहा है, नहीं।
टेस्टिंग के बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग्स होती हैं, उसको दिखाना पड़ता है, जब तक वो अप्रूवल नहीं देगा तब तक हम उसके सॉफ्टवेयर को सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए उसके ऑथेंटिकेशन होते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह चाहिए होता है। जब तक वो यूज़र नेम पासवर्ड सर्वर का प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक कोई भी डेवलपर, कोई भी टेस्टर, कोई भी डिज़ाइनर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल यही होता है कि टेस्टिंग करने के बाद जब पता चल रहा है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर सही से बना ही नहीं है। जब सॉफ्टवेयर सही से बना ही नहीं तभी तो हम उसकी रिक्वायरमेंट को चेंज करेंगे। बिल्कुल कर सकते हो आप। वो आपसे पूछते हैं, जैसे मान लो आप किसी भी एक्सपीरियंस में दिखाना चाहते हो, तो वो कहेंगे अच्छा आप बताओ कभी क्लाइंट से मीटिंग करी है? आप कहोगे बिल्कुल करी है। वो कहेंगे मुझे वो सिनेरियो बताओ जहाँ पे क्लाइंट ने आपके साथ कुछ डिस्कशन किया है, तो आप उनको बता सकते हो कि सर एक प्रोडक्ट था, जिसमें एक डिज़ाइनिंग का प्रोसेस था लेकिन क्लाइंट को भी क्लैरिटी नहीं थी, तो हम लोगों ने उस प्रोसेस में डिज़ाइनिंग के हिसाब से पूरा कोड तो डेवलप कर दिया, टेस्टिंग कर लिया, जब क्लाइंट को भेजा, तो उसको क्लैरिटी नहीं आई क्योंकि उसको अभी ये खुद नहीं क्लियर था कि उसको कितने कंपोनेंट और ऐड कराने हैं। तो फिर से पूरी टीम को रिक्वायरमेंट्स दोबारा से दी गई, फिर से पूरा मीटिंग्स हुई थी क्लाइंट के साथ, रिक्वायरमेंट चेंजेस हुए, फिर डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने किया था। क्लियर है? नहीं, उसके लिए कोई चार्जेज़ नहीं होते, ठीक है? उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं होता है, वो उसी में इंक्लूडेड रहता है। आपका प्रोजेक्ट तो 1 साल का है ना, तो आप 1 साल में उसमें 10 लाख रुपए दिए, उससे ऊपर कुछ भी होगा, डिले होगा प्रोजेक्ट तो भाई पैसा वो ही पे करेगा ना, ठीक है? हुँ, हुँ। नहीं, ये है ही नहीं डिमांड पे। ठीक है ना? मतलब इतनी कमी हो गई है, इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स थी कि जो प्रोजेक्ट 1 साल में बनना था, वो प्रोजेक्ट 2-2 3-3 साल तक बन ही नहीं पाता था और बहुत बार तो ऐसा हुआ है प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गए। क्यों रुक गए? क्लाइंट के साथ प्रॉपर मीटिंग्स ही नहीं हो पाती थी, तो प्रोडक्ट बने ही नहीं। जो पैसा जाना था वो भी चला गया, टाइम भी गया और कुछ हाथ भी नहीं लगा उनको। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन किसने प्रोवाइड किया? ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप देख रहे हो, इस चीज़ का सॉल्यूशन भी तो मार्केट में किसी ने दिया होगा ना। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है वाटरफॉल मॉडल के बाद आता है एजाइल टेक्नोलॉजी। प्लीज़ म्यूट हो जाना। एजाइल मेथोडोलॉजी। हाँ, हाँ, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि भाई वाटरफॉल में इतनी कमियाँ थी, तो आज के टाइम पे करंट सिचुएशन में कंपनियाँ क्या यूज़ कर रही हैं? करंट सिचुएशन में कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं एजाइल टेक्नोलॉजी को या एजाइल मेथोडोलॉजी को, ठीक है ना? अब एजाइल मेथोडोलॉजी क्या कहती है? एजाइल मेथोडोलॉजी ये कहता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो इंक्रीमेंट प्लस इटरेटिव मॉडल का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ठीक है ना? इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इटरेटिव प्लस इंक्रीमेंट मॉडल का बन रहा है। इटरेटिव यस, ठीक है? इसको इटरेटिव मॉडल कहते हैं, इसको इंक्रीमेंट मॉडल कहते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फिर आपके पास एजाइल मेथोडोलॉजी के जो प्रोसेस होते हैं उसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक? अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस देखो सेम होता है भाई। प्रोसेस में कुछ भी कमी नहीं है। क्लाइंट से रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद उसमें डिज़ाइनिंग होगी, डिज़ाइनिंग के बाद कोडिंग होगी, कोडिंग के बाद टेस्टिंग होगी। ये प्रोसेस एज़ इट इज़ काम करेगा टॉप टू बॉटम अप्रोच वाले, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अगर क्लाइंट कह रहा है कि बीच में कुछ भी चेंजेस नहीं होना है या उसको जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी चेंजेस को हम लोग नहीं कर सकते, वो एजाइल टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया। एजाइल कह रहा है क्लाइंट को जब रिक्वायरमेंट हो, वो आपको कभी भी बोल सकता है कि ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, आप इसको चेंज करो। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। बस, बस बिल्कुल, ठीक है ना? इसको बोलते हैं इंस्टेंटली प्रोसेस करके देना। आपका पेज शाम तक डेवलप हुआ, कल सुबह तक क्लाइंट से मीटिंग हो गई, उसने बोल दिया ओके, चलो आगे बढ़ गया काम। उसने बोला नहीं अभी नहीं समझ में आ रहा है, इसमें और चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है भाई, तुरंत के तुरंत चेंजेस करते रहो। जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक आप कैसे ये पता करोगे क्लाइंट को चाहिए क्या? हाँ, हुँ। तो आपको हर टाइम पे एक्टिव रहना है कि क्लाइंट से आपकी मीटिंग कभी भी हो सकती है। बिल्कुल।
तो इसीलिए वाटरफॉल मॉडल का यूज़ मार्केट में धीरे-धीरे बंद हो गया है, कम नहीं हो गया, ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। हर कंपनी के अंदर यार आप ही का बिज़नेस हो, आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करवा रहे हो, तो आप भी तो यही कहोगे ना कि भाई मुझको विद इन अ मंथ एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इतना मिल जाए कि मैं सर्वर पे डिप्लॉय कर दूँ और मुझे पता चल जाए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है ताकि मैं एसईओ वगैरह का काम करना शुरू कर दूँ उसके ऊपर। क्योंकि उसके पीछे का भी बहुत बड़ा सिनेरियो होता है, भाई मार्केटिंग नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में डेवलप किया है, ठीक है ना? भाई जब व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था तो क्या था? सिर्फ चैटिंग का प्रोसेस था। जब चैटिंग कंप्लीट हो गई उनको पता चल गया मार्केट में सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल है। तब उन्होंने फिर वीडियो कॉलिंग, कॉलिंग का ऑप्शन, डेटा शेयरिंग का ऑप्शन बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर दी। पेमेंट तक का प्रोसेस अब आ गया है। तो उन्होंने क्लाइंट की मतलब उन्होंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा, कि ये कस्टमर हमारा चाहता क्या है और अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते चले गए। ऐसे ही इसी इसी प्रोसेस को ही तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अपने प्रोसेस को डेवलप करते रहना है, चेंजेस करते रहना है, तो आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट कितना बड़ा है और इसी प्रोसेस पे ही काम चलता है आज भी। अगर कोई भी प्रोसेस बीच में गलत है, इंस्टेंट चेंज करा दो, मीटिंग होगी 2 घंटे के अंदर-अंदर आपके पास पूरी प्रोसेस चेंज होके मिल जाएगी आपको। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि जिसको रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो सिर्फ़ टीएल को उस मीटिंग में जाना है, बाकी किसी को नहीं जाना। तो टीएल क्या मीटिंग करी, बटन चेंज करना था, ठीक है सर बटन लग जाएगा, 1 घंटे का टाइम दीजिए, बटन लगवाया, काम हो गया, आगे बढ़ गए प्रोसेस। ठीक है ना? तो कोई ज़रूरी नहीं कि सबको लेके जाओ, सारी फ़ाइलों में चेंजेस कराओ, उसके बाद आप जाओ, तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस वाला जो था वाटरफॉल के अंदर, वो यहाँ पे आप टाइम भी बचा रहे हो, पैसा भी बचा रहे हो, क्लाइंट को कन्वीनिएंट भी दे रहे हो, कभी भी क्लाइंट आपके साथ मीटिंग कर सकता है, कभी भी क्लाइंट आपसे डिस्कशन कर सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ तक बन गया है, अब मुझे क्या नया लॉन्च करना है, तो क्लाइंट के साथ मीटिंग्स बार-बार होती रहती है। अगर क्लाइंट के साथ गैप हो गया, मीटिंग्स हुई नहीं, तो क्लाइंट भी भूल जाता मुझे क्या बनवाना था और आप भी भूल जाते उसको बना के क्या देना था। तो इंस्टेंट मीटिंग होती रहती है, विद इन अ 1 डे, विद इन अ 2 डे क्लाइंट्स आपसे मीटिंग करते रहते हैं, ठीक है? आपसे नहीं करेंगे तो आपके टीएल से तो देखो करेंगे ही करेंगे, बीए और टीएल का खून पीते रहते हैं वो लोग, ठीक? समझ गए? सिंपल सा लॉजिक है। तो ये 2 प्रोसेस समझ में आ गए, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और एजाइल मॉडल क्या होता है। वाटरफॉल मॉडल में बहुत सारी कमियाँ थी जिसको रिज़ॉल्व किसने किया? एजाइल टेक्नोलॉजी ने। एजाइल टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन होता है इटरेटिव मॉडल प्लस इंक्रीमेंट मॉडल का। प्रोसेस भी आपका डेवलप होता रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर भी बनता रहेगा, उसमें इंक्रीमेंट भी होता रहेगा, उसमें चेंजेस भी होते रहेंगे। जैसे-जैसे वो सॉफ्टवेयर ग्रोथ करता रहेगा, उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी प्रोसेस उसके अंदर होंगे, वो सब बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएँगे। क्लियर? एनी डाउट? एनी क्वेरी? हाँ, हाँ। तो अब आप काम करने के लिए जाओगे तो आपको एजाइल मेथोडोलॉजी पे ही काम करना होगा। अब एजाइल मेथोडोलॉजी कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है, ये तो एक प्रोसेस है और प्रोसेस कौन बताता है? टीएल, ठीक है ना? वही तो आपको बताएगा कि भाई आज का जो आपका टास्क है वो लॉगिन पेज है। ठीक भाई, राम तुम लॉगिन के पेज पे करो, श्याम तुम डिज़ाइनिंग पेज पे चले जाओ, इस तरीके से वो क्या करेगा, काम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो टीएल को पता है कि भाई किससे कितना काम कराना है, वो आपको काम देता रहेगा, आप उसके काम को करके देते रहोगे। स्प्रिंट वो आपको दे देगा कि कितने दिन में कंप्लीट करना है, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, ठीक है ना? वो स्प्रिंट आपको डिसाइड करके दे देते हैं कि आपको ये काम करने में सिर्फ़ 2 दिन मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएँगे और भी प्रोजेक्ट लगे हैं। या हो सकता है कभी-कभी 2 प्रोजेक्ट पे एक साथ काम दे दें, कि ये लो 2 पेज बन गए, इसको जल्दी-जल्दी टेस्ट करो और फिर दूसरा काम भी देखते हैं। तो डिपेंड करता है कि उस कंपनी के अंदर कितना हेवी वर्कलोड है आपके ऊपर या कितना ज़्यादा काम है। जैसे-जैसे काम बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे आपके पास प्रोजेक्ट आते चले जाएँगे। ठीक? अजाइल और जीरा 2 अलग-अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है? अजाइल क्या है? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस है। तो सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जा रहा है? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को साथ ध्यान में रखते हुए। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो आ रही है, अगर मान लो मैं आपका टीएल हूँ, प्लीज़ म्यूट हो जाओ। अगर मैं आपके पास टीएल के तरीके से काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे पास 5 लोगों की टीम है। इस 5 लोगों की टीम में कौन-कौन है? 1 डिज़ाइनर है, 2 डेवलपर हो गए और 2 टेस्टर हो गए। 5 लोगों की टीम बना दी। तो मैंने डिज़ाइनर वाले को काम अगर देना है, मान लो डिज़ाइनर वाले को मुझको कोई पेज देना है कि भाई आज का तुम्हारा काम क्या है? इस पेज को डिज़ाइन करो। तो ये पेज को भेजूँगा कैसे? उसको कैसे मैं बताऊँगा कि आपका टास्क क्या है? बताइए। वो जीरा टूल के थ्रू होता है।
तो जीरा टूल क्या है? जीरा इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल या प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल कह सकते हो आप, ठीक है ना? जस्ट लाइक आपके पास जब जीरा टूल नहीं था, तब कैसे काम होता था? तो आपके पास जीमेल से काम हो जाता था, ठीक है ना? प्रोसेस बनाया, जीमेल पे अटैच करके डाल दिया, इसने देख लिया, हाँ भाई मेरा आज का टास्क ये है, काम इसने कंप्लीट कर दिया और भेज दिया। लेकिन जीमेल पे अगर काम हो रहा है तो हो सकता हो कभी-कभी ऐसा होता है काम दे दिया लेकिन उसने देखा ही नहीं। बहुत सारी मेल्स के बीच में कुछ पार्ट स्किप हो गया, ठीक है? तो इसलिए इन लोगों ने फिर सोचा कि एक काम करते हैं जीरा बना लेते हैं और जितने भी टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है सभी टीम मेंबर को एक साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें कौन-कौन कनेक्ट हो सकता है? जो भी टीम मेंबर्स हैं वो सब कनेक्ट हो सकते हैं। डिज़ाइनर, डेवलपर, टेस्टर, टीएल, बिज़नेस एनालिस्ट, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर, ठीक है? और कंपनी जो बनवा रही है उसका जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट की टीम मेंबर में अगर किसी की रिक्वायरमेंट है वो, शेयर होल्डर्स है वो, सभी लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं इसके ऊपर। जो टीएल से ऊपर होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। हाँ, जो फाइनेंशियल चीज़ों को ध्यान में रख के काम करवाता रहता है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर होता है जिसकी कंपनी होती है। जैसे मान लो हाँ, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं यार ओनर ही मानो एक तरीके का कंपनी का, हेड ऑफ द कंपनी हो गया। हाँ, हाँ जी। ऐसे काम चलता रहेगा। तो यानी कि आप किसको रिपोर्ट करोगे? एज़ अ टेस्टर आप रिपोर्ट करोगे अपने टीएल को, टीएल रिपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर रिपोर्ट करेगा ओनर को, ठीक है? लेकिन ये ओनर डायरेक्टली इस क्लाइंट के साथ मीटिंग्स रेयर केसेज़ में करते हैं। इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि इनके पास पैसा होता है तो भाई अलग-अलग बिज़नेस से ये लोग पैसा लगा रहे होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर और टीएल मिलके ये लोग ही मैक्सिमम क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं। बीए का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ़ प्रोजेक्ट लाने तक के लिए होता है। प्रोजेक्ट आ गया, काम खत्म। हाँ, भाई मार्केटिंग का काम कौन करेगा? बीए ने किया, बीए को भाई अपना परसेंटेज मिल गया, वो अपना किनारे हो गया, वो दूसरे प्रोजेक्ट पे चला गया ढूँढने के लिए, ठीक है? बाकी टीम इंटरनली काम करती रहती है। सब टीएल के ही अंडर में रहता है, ठीक है? हुँ, हुँ। एजाइल मॉडल होता है। हाँ जी, जो जो आज के टाइम पे मॉडल चल रहा है वो एजाइल मॉडल ही चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल पूछते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटरफॉल मॉडल एंड एजाइल मॉडल, ठीक है? ऑब्वियसली ये डिफरेंस ही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ ना कुछ कमियाँ थी, उसी का तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा ना। जब तक कमियाँ नहीं होंगी तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? इतने सारे मॉडल्स बने हैं तो यानी कि कुछ तो किसी में कमी होगी। जैसे वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल में भी है। वाटरफॉल मॉडल के अंदर कहीं पे भी ये डिस्कशन नहीं हुआ कि अगर कहीं प्रोजेक्ट रुक जाता है तो क्या करेंगे? ऑप्शन होना चाहिए ना, लेकिन कहीं डिस्कशन नहीं उस चीज़ का। तो उसको स्पाइरल मॉडल ने समझा कि अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट रुक जाता है तो हमारे पास उसको आगे के ले जाने के क्या क्लॉज़ हो सकते हैं? आगे के ले जाने के लिए प्रोसेस क्या है? वो वाटरफॉल मॉडल में डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ कमियाँ कहीं न कहीं, किसी न किसी में रही हैं। इसी वजह से वो एक-एक प्रोसेस आगे बढ़ता रहा है और अब करंट सिचुएशन में अजाइल मॉडल इतना ज़्यादा अच्छा है, इतनी ज़्यादा जल्दी काम करके दे देता है क्योंकि हर कंपनी के क्लाइंट को या हर कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनको लगता है यार विदिन 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में एटलीस्ट उनका प्रोजेक्ट मार्केट में लाइव हो जाए, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। उनको ये रहता है कि भाई मेरा पैसा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइव होना चाहिए। हाँ, तो छोटा नहीं होता है ना यार, ऐसा थोड़ी ना होता है कि 1 महीने में पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। इतना बना के दे दो कि सर्वर पे डिप्लॉय हो जाए, ताकि वो मार्केटिंग कराना शुरू कर दें। उसके बाद उसका प्रोजेक्ट चलता रहता है, मेंटेनेंस में भी चलता रहता है और डेवलपमेंट में भी चलता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये व्हाट्सएप क्या पूरा का पूरा बनने के बाद हमारे पास आया है? नहीं,
आप देखते हो ना अपग्रेड्स आते रहते हैं। वो अपडेट्स कैसे आते हैं? कुछ नया अपडेट हुआ, डिप्लॉयमेंट चेंज हो गया, फिर कुछ नया अपडेट हुआ, फिर डिप्लॉयमेंट चेंज हो गया। तो वो डिप्लॉयमेंट चेंज होते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चार्ज करती रहती है। इसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं होगा। इनिशियल लेवल पर कम से कम जब तक आप टीएल नहीं बन जाते हो किसी कंपनी के अंदर, तब तक आपको ये सब प्रोसेस नहीं पता होती कि कब पैसा लेना है, कब पैसा देना है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर और टीएल के बीच में डिस्कशन होते रहते हैं। ठीक है? आप तक बात आती ही नहीं है। या तो आप उस क टीम के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हो, तब आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा कि प्रोजेक्ट रुका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, जल्दी-जल्दी काम खत्म करके दो, तुम लोग काम नहीं करते हो, निकम्मे हो। ठीक है? फिर ऐसे वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं। भले आप कितना भी काम कर रहे हो, लेकिन वो आपको डाँटते रहते हैं कि भई ताकि आप लोग काम जल्दी से जल्दी खत्म करके दो और दूसरे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में लगे हैं, वो जल्दी से जल्दी कवर कर रहे हैं आप लोगों को। तो कंपनी के अंदर का सिनेरियो यही रहता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, डाँट दोनों को सुननी पड़ती है। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल है। उन सब में भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वज़ह से एजाइल टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आ रही है। देखो एजाइल टेक्नोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो वाटरफॉल से जल्दी समझ में आता है। ठीक है? अगर स्पाइरल को समझाने के बाद अगर इसको समझाया जाए तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए डायरेक्टली वो क्वेश्चन ही यही करते हैं कि वाटरफॉल मॉडल और एजाइल में क्या फ़र्क है? क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में एक ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि आप बैक ट्रैकिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते और इसी चीज़ को इसने रिज़ॉल्व कर दिया। ये कह रहा है क्लाइंट को जब रिक्वायरमेंट होगी, वो तब आपसे चेंजेस करा सकता है। इसमें कोई ये नहीं सोचना है कि हमको अब नेक्स्ट स्प्रिंट में जाके काम करना पड़ेगा या रिक्वायरमेंट जब होगी, मीटिंग होगी तब हमको काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाइंट ने अगर बोल दिया कि मुझे आज शाम तक ये प्रोडक्ट चेंज चाहिए, तो मतलब उसको चेंज चाहिए। ठीक है? फिर रात में आप उसको 12 बजे तक काम करके दो, लेकिन वो प्रोडक्ट चेंज चाहिए। वो ये होती है डेडलाइन, इसको बोलते हैं हम लोग डेडलाइन। ठीक है ना? क्लियर? अभी भी कोई डाउट और कोई डिस्कशन? चलें? हाँ, हाँ। अभी तो 2 के बीच में डिस्कशन चल रहा है, वाटरफॉल और रिज़ाइल। अभी तो इनका क्लियर है, तो फिर मैं आगे के प्रोसेस पे चलूँ। क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? एनीवन? हुँ, जब डेवलपमेंट हो चुका होगा। जब तक अच्छा चलो एक एक बात समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो अगर आपको कन्फ्यूज़न है, मान लीजिए ये मेरे पास एक लॉगिन पेज है, ठीक है? ये मेरे पास लॉगिन पेज ये वाला लॉगिन पेज है। ये लॉगिन पेज मैं आपको भेज देता हूँ, आप इसको टेस्टिंग करके मुझे दे देना। कैसे करोगे? बिल्कुल। हुँ, हुँ, ठीक है? आप जब सब काम खत्म कर लोगे तब फिर क्लाइंट की बारी आती है। फिर वो क्लाइंट टेस्ट करते हैं या उनके टीम मेंबर टेस्ट करते हैं। तो ये सिर्फ़ पेज भेज के मैं कुछ नहीं कर लूँगा। इस पेज को अगर मैं आपको दे भी दूँगा तो आप कहोगे यार मैं करूँ क्या? क्योंकि कोड तो भाई वेब ब्राउज़र पे चलाना है ना। डिज़ाइन का मैं क्या करूँ? इस डिज़ाइन को लेके मैं क्या करूँगा? डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है, ये तो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसके ऊपर जो वैलिड और इनवैलिड के कॉन्सेप्ट चलाने हैं, वो थोड़ी ना चला सकते हैं। डिज़ाइन पे कहाँ पे चलाएँगे? उसके लिए तो कोडर ने जो कोड किया हुआ है, वो तो कंपल्सरी है। अब क्लियर? हुँ, हुँ। हुँ। नहीं, वो डेवलपर्स के होते हैं। हुँ, तो आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ सामने वाले की गलती बताना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल, आपको कैसे पता चलेगा? आपको आपको ये पेज दे दिया, आपने ये पेज को देखा, हाँ भाई सही है। अब जब वेबसाइट मिलेगी तो आपको कलर चेक करना है, यही कलर होना चाहिए।
नीचे लॉगिन लिखा होना चाहिए, यहाँ पे रिमेंबर भी होना चाहिए, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड होना चाहिए, एग्जैक्टली बिल्कुल ये सब प्रोवाइड होता है। एसआरएस में सब कुछ मेंशन होता है। ये जैसा पेज मिला है एग्जैक्टली वही पेज आपको वहाँ पे दिखना चाहिए। कुछ भी ऊपर-नीचे हुआ है तो आप तुरंत उसके लिए टीएल से मीटिंग कर लो कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। सब कुछ। इसीलिए आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है क्योंकि डिज़ाइनिंग भी टेस्ट करना है। वो वो सबके पास होता है, सबके पास होता है। ठीक है? सबके पास होगा। वो पूरी टीम मेंबर के साथ सर्कुलेट हो जाता है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। नहीं, अलग-अलग होते हैं। एरर्स अलग होता है, डिफेक्ट अलग होता है, बग अलग होता है। लेकिन बाय मिस्टेक अगर कोई भी डेवलपर गलती कर रहा है तो उसके सिनेरियोज़ हैं कि कब वो एरर्स बन जाएगा, कब वो डिफेक्ट बनेगा और कब वो फेल्योर होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। चलिए, अब एग्ज़ाम्पल। हुँ, ये 4 कीवर्ड दिख रहे हैं आप लोगों को? फर्स्ट क्या हो गया आपके पास एरर, सेकंड हो गया आपके पास डिफेक्ट, थर्ड हो गया आपके पास बग और फिर फेल्योर। ठीक है? एरर्स का मतलब होता है जब कोई डेवलपर काम को करेगा तो डेफिनिटली उसके पास सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर आएगी। ठीक है ना? अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा? गौतम कौन है भाई? लेट्स सी। अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा? एरर्स आ रही है। तो एरर्स कैसे आ रही है? एरर्स आने के चांसेस क्या हो सकते हैं? भाई सिंपल सी बात समझो कि भाई कोड हाँ, ये काम कोडर का होता है। तो जब कोडर कोड करेगा, तो उसके बाद सेमीकोलन की एरर हो सकती है, कॉमा की एरर हो सकती है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी एरर्स हो सकती है, सर्वर रिलेटेड एरर हो सकती है। बहुत सारी ऐसी एरर्स होती हैं जो उसकी होती है, लेकिन वो एरर्स एक्चुअल में बाय मिस्टेक्स होती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि वो ज़बरदस्ती आपको परेशान करने के लिए एरर्स कर रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट? तो ऐसी कुछ एरर्स होती हैं जिसके बारे में उसको खुद नहीं पता होता है। वो जैसे-जैसे उसको पता चलता है वैसे-वैसे उसको वो रिज़ॉल्व करता रहता है। ठीक है? तो कोडर से रिलेटेड ये जो डेवलपमेंट पॉइंट वाला है, वहाँ पे जो भी होगा वो एरर्स आएँगी। तो एरर्स को आप लोग क्या बोलते हो? बाय मिस्टेक्स एरर। बाय मिस्टेक्स एरर का मतलब क्या हो गया कि कोई उसने ज़बरदस्ती एरर नहीं करके दी है, वो उससे हो गई है या उसको उस सिनेरियो के बारे में नहीं पता था, तो उसने जब कोड किया तो उससे हो गई एरर। अब उसको वो रिज़ॉल्व करके दे देगा जब आप उसको समझाओगे तो। सिंपल है। तो उसके लिए उसके लिए आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। ये रटी-रटाई चीज़ें होती हैं आप क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली तो आप उसको नहीं समझा सकते, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे एरर की डेफिनिशन देख सकते हो। मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूँगा रिलेटेड टू दिस वन, ठीक है? एरर, डिफेक्ट, फेल्योर में क्या डिफरेंसेस होते हैं या एग्ज़ाम्पल्स आपको चाहिए वो देख सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो। तो ये कह रहा है एन एरर इज़ अ बाय मिस्टेक्स और द मिस्टेक्स मेड इन द कोड्स दैट्स व्हाई द कैन नॉट एग्जीक्यूट और द कंपाइल द कोड। ठीक है ना? अगर कोई भी डेवलपर भाई मिस्टेक कर रहा है तो वो अपने कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है सही तरीके से। तो उसको बताने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? एक टेस्टर की। फिर टेस्टर उसको टेस्ट करेगा और जो उसकी गलती होगी वो उसको समझा देगा। सिंपल है। और सिंपल तरीके से समझना है तो आप यहाँ पे लिख दो व्हाट इज़ एरर इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इसको एक बार पूरा रीड करो, देखो क्या आपको क्लियर हो रहा है इससे। ये जो मैंने लाइन सिलेक्ट की है ना, इसको एक बार रीड करो, देखो क्या क्लियर हो रहा है आपको।
क्लियर? हुँ, हुँ। हाँ, आप अपने तरीके से समझा सकते हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कीवर्ड क्या यूज़ करने, ठीक है ना? हुँ, हुँ। कोडिंग होती है, कोडिंग के टाइम पे लॉजिकल या सिंटैक्स एरर हो सकता है। सो उस लॉजिकल एरर को हटाने के लिए एक टेस्टर जो होता है वो उसकी मदद करता है, ठीक है? अब आप इसको अपने वर्ड्स में समझा सकते हो। नहीं, पहले एरर क्लियर है तो फिर मैं डिफेक्ट पे चलूँ। एरर अगर क्लियर है तो डिफेक्ट को समझो। डिफेक्ट कब आता है? डिफेक्ट तब आता है जब कोई टेस्टर उसकी गलती को आइडेंटिफ़ाई कर लेता है। अभी क्या हो रहा था? अब अभी क्या हो रहा था कि एरर कैसे आ रही थी? कोडर ने कोड किया, उसके पास कोई सिंटैक्स एरर आई तो कोडर को पता चल गया सिंटैक्स एरर है, उसने रिज़ॉल्व कर लिया। इसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो एरर्स आ रही है ना, गलती तो वो कर रहा है ना। तो कोडर ने कोडिंग के टाइम पे अगर कोई गलती की हुई दैट इज़ कॉल्ड द एरर। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है और फिर अगर उसके अंदर एरर आ रही तो फाइंड आउट कौन कर रहा है? एक टेस्टर। तो जब टेस्टर किसी चीज़ को हाँ, पता करेगा तो वो डिफेक्ट होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आपको चेयर परचेज़ करनी है। आप घर पे चेयर लेकर आ जाते हो, वो चेयर बन चुकी तभी तो ला रहे हो। सिंपल सी बात है ना भाई, वो प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है तभी तो उसको घर पे ला रहे हो। या आप मार्केट में कुछ फूड अच्छा देखते हो, कहते हो यार फैमिली मेंबर के साथ खाएँगे, आपने सोचा बहुत अच्छा होगा लेकिन घर पे लाए लेकिन उसमें टेस्ट नहीं आया। तो वो उसने पूरा प्रोसेस बना के दिया ना आपको, ऐसा थोड़ी ना बोला ये लो भाई पनीर घर जाके बना लेना खुद। इसका मतलब क्या है कि जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तब टेस्टर को मिलता है टेस्टिंग करने के लिए और फिर जब टेस्टर उसमें से कोई गलती निकालता है दैट इज़ कॉल्ड द डिफेक्ट। गॉट इट? अगर अगर वहाँ पर कोई भी एरर्स ऐसी रहती हैं, कोई भी मिस्टेक्स वहाँ पे हो जाती है, और डेफ़िनेटली होती है, तो बग्स कब आता है? बग्स तब आता है जब पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर पूरी टीम को ज़िम्मेदारी दी जाती है। अब देखो, ये तो नहीं पता ना हाँ जी। अब ये तो नहीं पता ना वो चेयर किसने बनाई थी। तो आप पर्टिकुलर किसी पर्सन को इंडिकेट नहीं कर सकते। आप कहोगे यार उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड मतलब उसमें डिज़ाइनर भी आ गया, उसमें डेवलपर भी आ गया, उसमें टेस्टर भी आ गया, तीनों लोग आ गए। नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। डिप्लॉयमेंट पे भी आ सकता है, मेंटेनेंस पे भी आ सकता है, टेस्टिंग में भी आ सकता है। जब आपके पास पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होगी उस बग के लिए। बिल्कुल, हो सकता हो कोडिंग से हो सकता हो, डिज़ाइनिंग से हो सकता हो, डिप्लॉयमेंट से हो सकता हो, सर्वर से हो। पता चलता है, लेकिन वो बाद में पता चलते हैं। ठीक है? पढ़ो ये वाली लाइन। हुँ। ये डिप्लॉयमेंट टाइम का नहीं होता है। ये सर्वर पे जब पोस्ट कर दिया जाता है पूरा सॉफ्टवेयर और उसमें अगर हमारे पास कोई भी एरर आती है, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि वो डिप्लॉयमेंट के ही फेज़ में हो सकता है वो भी टेस्टिंग फेज़ ही चल रहा होता है। भाई डिप्लॉयमेंट अगर आप कर रहे हो तो डिप्लॉयमेंट भी कहाँ कर रहे हो? अल्फा टेस्टिंग पे कर रहे हो कि बीटा टेस्टिंग पे कर रहे हो? अल्फा टेस्टिंग पे कर रहे हो तो कंपनी के लोग टेस्ट कर रहे होंगे, बीटा टेस्टिंग पे कर रहे हो तो क्लाइंट टेस्ट कर रहा होगा। फ़र्क इतना आ जाता है। तो डिप्लॉयमेंट भी 2 तरीके से होता है। कंपनी के अंदर के लोग टेस्ट कर रहे होते हैं तो लोकल सर्वर पे काम हो रहा है। कंपनी के बाहर के लोग काम कर रहे हैं तो वो ग्लोबल सर्वर बन जाता है। और ग्लोबल सर्वर जैसे ही वो बन जाता है तो वो उसको डिप्लॉयमेंट मान लेते हैं। लेकिन डिप्लॉयमेंट लोकल और ग्लोबल दोनों के लिए सेम ही होता है।
द सॉफ्टवेयर बग्स आर एरर, ठीक है? सॉफ्टवेयर की जो बग्स है उसको एरर कह रहे हैं। अब वो जो एरर आपके पास हो रही है, वो एरर आने के रीज़न्स क्या हो सकते हैं? और कहाँ पे एरर आ सकता है? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना, इसलिए वो एरर्स है। तो जब क्लाइंट चेक करेगा तो वो कहेगा कि भाई ये तो एरर है। तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि भाई मेरे पास जो एरर आ रही है वो राम ने की कि श्याम ने की, वो कहेगा पूरी कंपनी, मैंने तो पैसा कंपनी को दिया है ना। ये डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस टाइम पे आता है, ठीक है ना? तो ये प्रोसेस आ रहा है डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस टाइम पे, बट डिपेंड कर रहा है अल्फा टेस्टिंग या बीटा टेस्टिंग। अभी आपको अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग नहीं पता, इसलिए डिफरेंस क्लियर नहीं होगा। जब अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग पढ़ लोगे तो आपको इसमें बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी कि जब सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर चल रहा है, तो भी एरर आने की संभावना है, और क्लाइंट अगर वहाँ पे आके देख रहा है तो भी अब वो चेक कर रहा है ना। रोक थोड़ी ना लेंगे हम उसको कि यार तुम यहाँ पे आके कैसे चेक कर सकते हो, हम तो बीटा ही टेस्टिंग करवाएँगे तुमसे। ठीक है? तो जब अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग कवर कर लोगे तो वो वाला पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ़ आप इतना समझो कि हमारे पास डिफरेंस क्या है। एरर का मतलब हो गया जब कोडर कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा और उसमें एरर्स आएगी, दैट इज़ कॉल्ड द एरर। डिफेक्ट कब होगा? जब कोई टेस्टर उसकी गलती को बता देगा, दैट इज़ कॉल्ड द डिफेक्ट। जब पूरी टीम उसको बताएगी, मतलब पूरी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और बोला जाएगा भाई पूरी की पूरी टीम ही नहीं काम नहीं कर पाई है, तो वहाँ डिबग्स बन जाएगा। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल खराब है, जैसा क्लाइंट चाहता है उसका सॉफ्टवेयर वैसा बना ही नहीं है, तो वो फेल्योर है। कहेगा मेरे जैसा बना नहीं, मैं क्यों लूँगा भाई? यू गॉट माय पॉइंट? वो कह रहा है कि भाई मुझको सॉफ्टवेयर में लॉगिन पेज चाहिए, आप बिना लॉगिन पेज के सॉफ्टवेयर दोगे, वो कहेगा मैं लूँगा नहीं। दैट इज़ कॉल्ड द फेल्योर। क्लियर? समझ गए?